नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आज हम बात करेंगे दतिया विधानसभा उपचुनावों से जुड़ी हर अपडेट हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी। मतगणना शुरू हो गई है और कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा कि जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों की गिनती से हुई, जिसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती जारी है और इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह के बीच में माना जा रहा है। मतगणना 20 टेबलों पर 15 राउंड में कराई जा रही है, जबकि कुल 21 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और थोड़ी देर में पहला रुझान भी आने की संभावना जताई जा रही है। जैसे जैसे पहले रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उस हद तक तस्वीर भी साफ होती चली जाएगी कि सावन के पहले सोमवार पर शिव का आशीर्वाद किसको मिलने जा रहा है। हालांकि यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। इससे पहले अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी होना लाजमी है, चूंकि ठीक मतगणना से पहले एक दिन पहले कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया और राजेंद्र भारती को सस्पेंड किया गया। वो राजेंद्र भारती जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया। नरोत्तम मिश्रा जो लंबे समय से जीत रहे थे दतिया के अंदर, उनको हराकर वो वहां पर जीत का झंडा लहराते नजर आए थे। लेकिन आत्मघाती, इसके साथ साथ यहां पर कई आरोप राजेंद्र भारती पर लगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने ये एक्शन लिया। लेकिन अब इस एक्शन के बाद कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दतिया उपचुनावों से जुड़ी हुई। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर हर एक अपडेट मतगणना से जुड़ा आप तक पहुंचाएगी। ये तस्वीरें बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास और बड़ा। तो कुछ ही मिनटों में पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। 15 राउंड में पूरी काउंटिंग होगी। बीजेपी के आशुतोष का कांग्रेस के घनश्याम से मुकाबला है। हालांकि पहले इसे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था। दामोदर यादव ने भी कई आरोप जो है वो नरोत्तम मिश्रा पर लगाए। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी वो आरोप लगाते नजर आए और ये आश्वस्त होते दिखे कि जीत तो हमारी होगी। कांग्रेस और बीजेपी आपस में ही लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश की दतिया में विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल डाक मतपत्र गिने जा चुके हैं और कुल 451 डाक मतपत्रों में से किसको कितने वोट मिले हैं, कुछ ही मिनटों में पहला रुझान आने की संभावना है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह और सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आई किन्नर संजना समेत कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। जनता जनार्दन ने किसको चुना है आज साफ हो जाएगा। मतगणना कुल 15 राउंड में पूरी की जाएगी। काउंटिंग के लिए 21 टेबल बनाए गए हैं। 20 टेबल ईवीएम जबकि 1 टेबल डाक मतपत्रों के लिए है। काउंटिंग में करीब 350 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी दतिया पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंच चुके और साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से मतगणना से एक दिन पहले एक्शन लिया, इसको लेकर कई कयास खड़े होना शुरू हो गए हैं। राजेंद्र भारती को सजा के बाद ये खाली हुई थी सीट, लेकिन शुरू से ही इस सीट को लेकर यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठा का दाव इसे कहा जाता रहा है। जमकर सियासी ड्रामे देखे गए। जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, नरोत्तम मिश्रा ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हो गए। उसके बाद उन्हें टिकट ना मिलकर आशुतोष तिवारी को टिकट मिलना, साथ ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जिस तरह से विरोध व्यक्त किया, उसके बाद स्टेज पर उनकी आंखें नम हो जाना से लेकर दिल्ली तक मीटिंग बुलाना, ये तमाम बड़े सवाल जो हैं इस चुनाव के इर्द गिर्द घूमते रहे। अब कांग्रेस के अंदर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे राजेंद्र भारती के सस्पेंड को लेकर हो या फिर इससे पहले जिस तरह से मुखर होकर कई आवाजें उठी थी आत्मघात के लिए। दतिया उपचुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया। पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। आदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जारी किया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मतदान के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सीनियर लीडर्स को लिखित शिकायत भेजी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजेंद्र भारती ने चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया और भीतर घात किया है।
हालांकि राजेंद्र भारती बोले घनश्याम दूसरों पर पत्थर ना फेंके, और इस तरह की बयानबाजी भी जमकर देखने को मिली है इस उपचुनाव में। दतिया में मतों की गणना की मिनट टू मिनट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, और इसके साथ ही हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दतिया उपचुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले किस तरह से कदम उठाया गया कांग्रेस की ओर से, और साथ ही आपको बताएंगे कि 20 टेबल पर 15 राउंड में मतों की गिनती होगी। अब जातीय समीकरणों पर भी यहां पर फोकस रहेगा। देखिए, एक तरफ आपको लगातार बता रहे हैं ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है इन उपचुनावों में, और यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि इस बार साइलेंट वोटर रहे हैं, और यहां पर अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। ब्राह्मण करीब 40,000 है जातीय समीकरणों पर गौर किया जाए, मुस्लिम मतदाता करीब 8,000 है, और साथ ही साथ ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक यहां पर कहा जा रहा है। तो अब से कुछ ही मिनटों में पहला रुझान सामने आ जाएगा। 15 राउंड में पूरी होगी काउंटिंग, और दतिया का धुरंधर कौन होगा आज ये फैसला हो जाएगा। एमपी में 2014 के बाद 49 उपचुनाव हुए। दतिया 50वां इलेक्शन है। बीजेपी 31 तो कांग्रेस 18 चुनाव जीती है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 71% नेता भी जीते हैं, लेकिन यहां पर ये चुनाव बेहद दिलचस्प माने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला कहा जा रहा है। दतिया उपचुनाव का नतीजा कुछ ही देर में साफ होगा, और पिछले 12 साल के उपचुनावों में बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस पर भारी रहा है। 2014 से 2026 तक मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के कुल 52 उपचुनाव हुए। इनमें विधानसभा के 49 और लोकसभा के 3 उपचुनाव शामिल रहे। दोनों चुनाव मिलाकर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 63% और कांग्रेस का 37% भी रहा है। इसके साथ साथ इस बार पिछले साल के मुकाबले 9% मतदान कम हुए हैं। इसे लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, जहां पर यह कहा जाता रहा है कि जब जब भारी वोट बैंक या फिर कई रिकॉर्ड तोड़ता है मतदान, बड़े बदलाव की स्थिति देखी जाती है, एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है। लेकिन 2.5 साल का समय बहुत कम है, कांग्रेस का कहना है। ऐसे में कोई बदलाव की स्थिति नहीं होगी। कांग्रेस अपना दावा कर रही है जीत का। कांग्रेस का कहना है कि जनता अभी और काम देखना चाहती है, इसीलिए हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का यह दावा है कि जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए वो अब बदलाव चाहती है। और यहाँ पर देखिए, दतिया के दंगल में मुख्य मुकाबले की अगर बात की जाए तो आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच यह मुकाबला देखा जा रहा है। 20 टेबल पर 15 राउंड यहां पर गिनती, और उसके बाद तस्वीर होगी साफ कि 2026 के दंगल में किसके सर पर सजेगा ताज। तो कुछ ही मिनटों में पहला रुझान सामने आ जाएगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। काउंटिंग से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको देगा। कुछ ही मिनटों में रुझान भी आएगा पहला, और यहां पर उत्सुकता जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। न्यूज़ 24 पर उपचुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। करीब 1,89,000 पुरुष मतदाता हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण, दतिया के इस दंगल में मतगणना शुरू हो चुकी है, और पहला रुझान अब से कितनी देर में आएगा? पहले में जो बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जो हैं वो आगे निकले हैं। जिस तरह की तस्वीर देखने के लिए मिल रही थी, लगातार पार्टी की ओर से इस बात को लेकर की शुरुआती रुझान से। जी, आपकी आवाज बार बार कट रही है।
पहले बिल्कुल बिल्कुल जो तकनीकी खामी आ रही है उसे दुरुस्त कराते हैं। तब तक एक बार फिर जनता को बताते हैं कि मध्य प्रदेश की दतिया में विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल डाक मत पत्र गिने जा रहे हैं और कुल 451 डाक मत पत्रों में से किसको कितने वोट मिले हैं कुछ ही मिनटों में पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। बीजेपी के आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह और सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आई किन्नर संजना समेत कुल 21 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो ईवीएम में कैद हुआ था 30 तारीख को, आज सभी के सामने खुलकर आएगा। मतगणना कुल 15 राउंड में पूरी की जाएगी। काउंटिंग के लिए 21 टेबल बनाए गए हैं, 20 टेबल ईवीएम जबकि 1 टेबल डाक मत पत्रों के लिए बनाया गया है। काउंटिंग में करीब 350 अधिकारी कर्मचारी शामिल है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी दतिया पॉलिटिकल टेक्निक कॉलेज पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है, अपनी जीत को दोहराया है। हालांकि यहां पर आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखिए दतिया का दंगल और आज फैसला है, सभी की निगाहें उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। कितना मतदान हुआ है वो आप समझिए जरा। 291 बूथ पर 71.44% मतदान हुआ। कुल मतदाता जो थे वो 2,20,410 थे। पिछले साल के मुकाबले कम इस बार मतदान हुआ है और इसके साथ साथ कुल मतदान जो है वो 1,57,460 हुआ है, यानी कि 71.44%। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे तारुफ करवा देते हैं जल्दी से आपका। देखिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उमेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार योगी राज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो विश्लेषण करेंगे और बारीकियों को समझाएंगे। लेकिन पहला सवाल जो है उमेश तिवारी जी आप ही से बनता है, क्योंकि बड़ा ही यहाँ पर बदलाव हमने देखा और सभी चौंक गए इस एक्शन से। देखिए राजेंद्र भारती जो पिछली बार जीते, नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने हराया। नरोत्तम मिश्रा जो लंबे समय से जीत रहे थे उनको हराकर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। और उसके बाद इन चुनावों में जब उपचुनाव होते हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ा एक्शन, क्या प्रभाव आप समझ रही है आज के रिजल्ट पर इसका? उमेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी खामियों के चलते संपर्क टूट गया है और वरिष्ठ पत्रकार योगी राज जी का हम रुख कर लेते हैं। हम समझते हैं कि इन दतिया उपचुनावों में जिस तरह से एक सियासी बयार हमने देखी, उसके बाद यहाँ पर जो सीक्रेट डील की गहमा गहमी रही है, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो कांग्रेस के अंदर हो, तो इन उपचुनाव में सीक्रेट डील किसका बिगाड़ेगी खेल? योगी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? योगी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ मुझे आवाज मिल रही है आपकी, लेकिन मेरी आवाज आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी आवाज पहुंची है। मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। उपचुनाव में सीक्रेट डील की काफी ज्यादा चर्चा हुई, जहां नरोत्तम मिश्रा के समर्थक यहां पर यह कहा जा रहा था कि उनके समर्थक जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद राजेंद्र भारती पर एक्शन ने तो यह सिद्ध ही कर दिया कि कोई अंदर खाने कोई तो गड़बड़ी थी जिसके कारण इतना बड़ा एक्शन हुआ। अब आपसे यह समझना चाहेंगे कि सीक्रेट डील किसका खेल बनाती हुई नजर आएगी इन उपचुनावों में और किसका बिगाड़ती दिखेगी? देखिए राजनीति में इस तरह की डील अक्सर होती रहती है, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और दतिया उपचुनाव में तो इसलिए भी क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें क्लियर क्रिस्टल है, कौन किसके साथ है
और कौन किसके पीछे लगा हुआ है जी। ये बहुत क्लियर है। यहाँ पे इसमें कोई ऐसा नहीं कि उसका विश्लेषण किया जाए। सबकी आस्थाएं संदिग्ध है और इसीलिए ये जो चुनाव है थोड़ा, जिसमें जो एक तरह से कहते हैं ना, सीधा चुनाव जो था वो टेढ़ा हो गया कि कौन किसमें पीछे से भीतर घास कर रहा है, ये एकदम से क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरीके के एक्शन हो रहे हैं राजनीतिक दलों में, उससे ये साफ है कि पता नहीं ये चुनाव किस मूड से लड़ते हैं, ये चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं कि चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं। तो ये राजनीतिक दलों की अपनी एक टैक्टिस है। बहरहाल दतिया का चुनाव बड़ा पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लिए एक तरह से हॉट स्पॉट बना हुआ है। बिल्कुल। और इस चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी में की राजनीति में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक और बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। खासतौर पर बीजेपी की राजनीति भी बदलेगी और दतिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बदलेगी। तो ये जो चुनाव है एक तरह से राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित होगा बीजेपी और कांग्रेस की। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट यहां पर साबित हो सकता है, लेकिन अब से कुछ ही देर में तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। और उमेश तिवारी जी से ही जान लेते हैं। उमेश तिवारी जी, जिस तरह से बड़ा एक्शन हमने देखा ठीक मतगणना से एक दिन पहले, और यह भी कहा गया है कि मतगणना के ठीक एक दिन बाद एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है, क्या यहां पर कांग्रेस में किसी बात को लेकर डर है जिसके कारण इतने बड़े एक्शन हो रहे हैं? माफ कीजिएगा उमेश त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है जी। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी को और जो प्रभारी हैं उनको लिखित में जानकारियां दी हैं, नेचुरल बात है, एक अनुशासित पार्टी जो भी अनुशासन करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी। क्योंकि राजेंद्र भारती जी के खिलाफ जो प्रमाण सहित साक्ष्य आए थे भीतरघात करने के, इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इसका प्रभाव आपको लगता है कि रिजल्ट पर पड़ेगा आज के दिन? देखिए, कुछ समय और बाकी है, सब साफ हो जाएगा। मैं भविष्यवाणी ना करूं ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जनता में आक्रोश था, उसका परिणाम रिजल्ट के साथ दिखेगा। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सचिन बघेल जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। सचिन जी, क्या लग रहा है, सावन का पहला सोमवार है, क्या शिव का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा? पैनलिस्ट को भी और आपके जो दर्शक है उनको भी बहुत शुभकामनाएं, और बाबा महाकाल की कृपा हम पर निश्चित रूप से होगी ही, ये हम आश्वस्त हैं इस बात से लेकर के। और परिणाम वक्त देर में आपको सबको देखने को मिलेंगे कि महाकाल का आशीर्वाद हमको कैसे मिलने वाला है। अच्छा सचिन जी, ये बहुत ज्यादा इन चुनावों में कहा गया है कि वोट जो है वो इंटैक्ट रहा है। अब आप ये मुझे समझाइए कि जिस तरह से 2.5 साल ही बीते थे और यहाँ पर राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि अभी समय ही कितना हुआ था, हम काम करते या दिखाते। एंटी इनकम्बेंसी पहले हुई, इसलिए जनता ने बदलाव किया और इस बार जो है वोट प्रतिशत भी कम रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि वोट इंटैक्ट किसका रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहला तो मतदान का प्रतिशत उपचुनाव के अंदर अगर देखेंगे हम लोग, ओवरऑल उपचुनाव जितने देश भर में होते हैं या प्रदेश में होते हैं उसके अनुरूप देखेंगे तो वोट प्रतिशत जो है वो काफी बड़ा प्रतिशत है। उपचुनाव में लगभग कभी इतना प्रतिशत वोट नहीं होते हैं, इस बार वोट हुए हैं इतने प्रतिशत, तो ये एक बड़ी देखने वाली बात है। दूसरा ये है कि 2.5 साल का समय एक पर्याप्त समय होता है किसी क्षेत्र को समझने के लिए, जानने के लिए और कुछ करने के लिए। राजेंद्र भारती जी वैसे कोई नए तो थे नहीं इस क्षेत्र के लिए, वो तो वहाँ के स्थानीय और सब कुछ था ही उनका। लेकिन क्या होता है कि जब काम करता है, कार्यकर्ता काम करता है, तो उसको जमीनी हकीकत से कहना कि 2.5 साल हमको लग गया था और अब हम करते विकास, तो बाकी 2.5 साल क्या किया हमने, ये एक देखने वाली बात है। दूसरा, फिर इसके अंदर आप पर आरोप लग गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप सुप्रीम कोर्ट ने तय किया आपके प्रति आरोप तय करें, तो ये एक बात समझने और जानने की बात होती है कि हमारी नियत और नियति क्या है। तो जनता क्या होती है, जनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको सब लोग देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नियत दिखाई देती है और नियति भी दिखाई देती है कि नियति क्या है इस प्रति। तो ऊपर ईश्वर बैठा है, आज सोमवार है, आज महाकाल की कृपा है हम पर, और ये कि ऊपर देखकर जनता जो है वही ईश्वर होती है लोकतंत्र के अंदर। और ये जो उन्होंने 2.5 साल के अंदर जो भी उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ, उनको सजा याफ्ता हुई और उस सजा हुई उनको सारी चीजें हुई, तो इससे जनता के बीच में रोष भी है। ये जो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, बाकी यहाँ एंटी इनकम्बेंसी और लोगों में गुस्सा है, तो बिल्कुल हाँ गुस्सा है कि 2.5 साल में उन्होंने वोट दिया पर जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। अभी से एकदम बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, लेकिन
जनता जो है वो ईश्वर और भगवान होती है लोकतंत्र के उसमें, और उसको पता बिल्कुल होता है साफ हो कि जाएगा। बिल्कुल उनके साथ कौन चाल हो जाएगा। ठीक है, इसी सवाल के साथ उमेश जी का भी रुख करते हुए जानते हैं। उमेश जी ये बताइए, वोटिंग परसेंटेज डाउन तो हो गया, लेकिन काउंटिंग मीटर हाई कैसे होगा, क्या दावा करते हैं आप इस बात को लेकर? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो है वो उसका सीधा सीधा असर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गतिविधियों और कार्यकलाप से है। यदि जनता खुश होती है तो शासन भी प्रयास करता है कि प्रचार करके कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मतदान के पहले तक सरकार जो है जिला निर्वाचन अधिकारी वहां पर अधिक मतदान करने के लिए तरह तरह के जो है प्रचार प्रसार करते हैं। जनता ने यदि प्रचार प्रसार में के बावजूद वोटिंग परसेंटेज में उतना भाग नहीं लिया, वोटिंग परसेंटेज कम होने का जो सरकार पावर में रहती है सीधा मायने लगाया जाता है कि उसके खिलाफ पब्लिक का रुझान है। जी, तो देखिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं योगी जी, उनसे ही इस चीज का पूरा विश्लेषण ले लेते हैं, उनके अनुभव के अनुसार वो क्या समझ रहे हैं जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है और यहाँ पर दोनों ही पार्टियां जो है काउंटिंग मीटर हाई होने की बातें कर रही हैं, दावे कर रही हैं अपने अपने। तो क्या लग रहा है कि जो वोट परसेंटेज घटा है कि किसको लाभ पहुंचाएगा और ये क्या संदेश देता हुआ नजर आ रहा है? क्या बदलाव की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है या फिर रिपीटिंग मोड पर जनता है अभी? देखिए, अक्सर हम लोग चर्चा में वोटिंग परसेंटेज को बड़ा तवज्जो देते हैं जी, और ये मानकर चलते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया तो सत्ता पक्ष के फेवर में चला गया, बिल्कुल, और कम हो गया तो उसके विरोध में चला गया। जी, मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना जो वोटिंग परसेंटेज देख के बता दे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वोटिंग परसेंटेज घटना और बढ़ना कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान की अपन बात करें तो दतिया में यदि सीनरी अभी अपन देखें तो सबसे पहले एक तो मौसम का प्रभाव, दूसरा न्यूट्रलिटी का एक इफेक्ट, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि वोटर परसेंटेज कम हुआ। लेकिन अब मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे वो पिछली बार 83% हुआ, इस बार 71% हुआ, 71% के आसपास भी हुआ तो भी हार जीत तो इसी में से होनी है। उससे रिजल्ट पर उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा जी। तो ये वोट परसेंटेज को लेके हम जब अनुमान लगाते हैं तो इसलिए वो अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि उससे कोई क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये किसके पक्ष में जा रहा है। योगी जी एक चीज और बताइए आप, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज और समझाइए, साइलेंट वोटर इस बार इन उपचुनावों में देखे गए हैं, क्योंकि कोई बड़ा मुद्दा जो है उभर कर सामने नहीं आया इस उपचुनाव में। स्थानीय मुद्दे जिस तरह से हम विधानसभा चुनावों में देखते थे वो स्थानीय मुद्दे जो हैं इतने ज्यादा उभर कर सामने नहीं आ रहे थे, जबकि नरोत्तम मिश्रा की सियासत को लेकर, इसके साथ साथ घनश्याम सिंह का चेहरा, आशुतोष तिवारी, इसी के इर्द गिर्द ये चुनाव जो है घूमता हुआ नजर आया है। तो ये साइलेंट वोटर जो है क्या खेल बिगाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मतलब क्या यहां पर इशारा ये साइलेंट वोटर देते नजर आ रहे हैं? उनका नाम ही साइलेंट वोटर है तो वो अपना इशारा क्यों वो बोलेंगे भी क्यों? जी। दूसरी बात ये, देखिए जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण दतिया में बने जी, अब आप ये देखिए कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये बिल्कुल एकदम मध्यावधि चुनाव से मतलब ये है कि 2.5 साल सरकार को हो गए और 2.5 साल बाकी जी। तो अब जो भी प्रत्याशी चुना जाएगा वो मात्र 2.5 साल के लिए चुना जाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए भी एक उदासीनता का भाव है। अब 2.5 साल में आप कल्पना कीजिए, मान लो कांग्रेस का 2.5 साल का पिछला आप देखें जी, तो निश्चित तौर पर जब आप विपक्ष में बैठे होते हो तो आपके पास करने को बहुत ज्यादा कुछ रहता नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि साहब हम इसलिए डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अब यदि हम बीजेपी की बात करें और ये कहें कि साहब आप बीजेपी सपोज कीजिए यहाँ जीतती है तो 2.5 साल में ऐसी कौन सी विकास की गंगा वो वहां बहा देगी, क्योंकि समय बहुत कम है और जब ये इसलिए यहाँ पर न्यूट्रलिटी देखी गई है, का भाव आता है। ठीक है सचिन जी, अब आप क्या कहेंगे? आप बोल रहे थे कि हम तो काफी ज्यादा आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, क्योंकि जनता तो न्यूट्रल है, साइलेंट वोटिंग इस बार देखी गई है, कोई स्थानीय मुद्दे इतने उभर कर नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने 2.5 साल में कुछ काम नहीं किया है, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं योगराज जी को सुन रहा था, जब अभी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और पिछले 2008 से लेकर के 2023 तक भी जो है भारतीय जनता पार्टी के वहां 2 विधानसभा रही है जी, तो विकास जो है वो आप कह रहे हैं कि 2.5 साल में क्या होगा,
करने की इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अगर विकास किया जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, सर, उसके परिणाम जनता को अगर इतना मिलेंगे। इतना खुश तो होती इसलिए जनता तो नरोत्तम मिश्रा पिछले चुनावों में नहीं हारते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है, ये समय समय की बात है। लेकिन यही जनता, दतिया की जनता ने 2008 से लेकर के, तो कितना उसको आप कैलकुलेट करेंगे, 15 साल हमारे पास वो सीट रही है ना, तो 15 साल हमने रहा है, तो ये यही जनता ने हमको जिता के भी पूछा है। और 2023 में मान के चलिए हमारे पराजय मिली, उसको हमने स्वीकार करा। लेकिन आज 2.5 साल के अंदर आज कांग्रेस जो है वो प्रकार की स्थिति बनी है, उपचुनाव मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन गई, तो जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है और उसके आधार पर ही उसने वोट किया है। तो इसलिए कहना कि जनता वोटर न्यूट्रल रहा है, साइलेंट रहा है, तो मध्यावधि चुनाव में लगभग सभी जगह यही होता है, जनता इसी स्तर से रही, क्योंकि इसमें कुछ प्रकार की कोई सरकार ऊपर बननी नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे भी रहने वाली है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की कई बार सरकार है। ट्रेंड भी टूटा भी है, ये ट्रेंड टूटा भी है सर, सचिन जी, ये ट्रेंड टूटा भी है कई बार। जी, मैं आपकी बात श्वेता जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ट्रेंड टूटे, लेकिन ट्रेंड अभी वर्तमान में आज 2.5 साल बाकी है सर जी, सरकार को भी चलने में। 2.5 साल के अंदर संघर्ष शक्ति इतना बड़ा तंत्र है सरकार के पास में, जनता भी समझती, जनता आजकल बहुत जागरूक है और जागरूक होने के नाते से उसको पता है कि हम विकास के साथ हमको किसके साथ जाना, किसके साथ रहना। तो ये कहना कि 2.5 साल में अभी हम क्या कर लेंगे, तो ये हमारी संकल्प शक्ति है। सरकार अभी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, और वो निश्चित रूप से दतिया को आगे लेकर के जाने वाली है। ठीक है, उमेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी वाले साफ कह रहे हैं कि हमारा पलड़ा भारी रहा है, जब जब चुनाव हुए हैं जीत हमने दर्ज कराई है, लोकसभा, विधानसभा और उपचुनावों में भी। अब आप किस तरह से देख रहे हैं, सारे पैतरे यहाँ पर कांग्रेस की ओर से अपनाए गए। हालांकि पहले लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जिस तरह से सियासी घमासान मचाया है, तो हो सकता है कि अंदर खाने कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन अब तो राजेंद्र भारती पर एक्शन जो है वो जग जाहिर हो चुका है। देखिए, घनश्याम सिंह जी जो है, भले वो राज परिवार से आते हैं, एक बहुत ही सरल और बहुत मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं, उनमें कहीं भी राज परिवार वाले कोई गुण है नहीं जी। तो जनता के बीच में उनकी जो खुद की इमेज है और जो खुद की पकड़ है, वो इस चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर है एक। और दूसरा, ये जो आशुतोष तिवारी जी थे जी, ये लोकल दतिया के तो थे नहीं, ये भांडेर के थे, बाहर के प्रत्याशी थे। अब निर्णय जनता को करना है। देखिए, हमें तो ये उम्मीद थी, जिस प्रकार से राजेंद्र भारती का पूरी पार्टी ने उनके विधिक प्रकरणों में, लीगल इश्यूज में, कोर्टों में भी सब जगह कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद की, तो ईमानदारी से साथ देंगे। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि यहाँ पर भीतरघात की स्थिति बन गई राजेंद्र भारती की ओर से, जिन्होंने इतने नरोत्तम मिश्रा, वहां पर एक बड़ा नाम था उस वक्त, हराया था नरोत्तम मिश्रा को। देखिए, राजेंद्र भारती जी जो है, क्यों इसके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, ये तो बेहतर राजेंद्र भारती जी बनाएंगे। उनको कितनी बार पार्टी ने टिकट दी, कितनी बार वो जीत कर आए भी, पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। इसके बावजूद भी उनको यदि लगता है कि कांग्रेस पार्टी से भीतरघात करना ठीक है, ये उनकी मंशा है। लेकिन ये देखिए, इसका परिणाम जो है, पार्टी ने एक अनुशासनात्मक पार्टी होने के नाते कांग्रेस उनको बाहर रास्ते तत्काल दिखा दी, जैसे उनके द्वारा किए गए कृत्यों के प्रमाण आए। तो होना ही था उनके साथ। उमेश जी, अच्छा, एक चीज और कही है राजेंद्र भारती जी ने, उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं नहीं हूं अकेला, और भी हैं। तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो? नहीं, देखिए, अब तो मैं दो घंटे के अंदर सारा मामला क्लियर हो जाएगा, इसलिए कोई भविष्यवाणी करना नहीं चाहता। लेकिन घनश्याम सिंह जी चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है जी। और जो रही बात, और लोग भी हैं, तो देखिए, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि पूरे देश का मूड है, पूरी दुनिया में, भारत में भाजपा के खिलाफ जन में आक्रोश है, और वो देखा गया है, वही रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, योगी राज जी, आपके अनुभव क्या कहते हैं इस बात को लेकर? देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये चुनाव बिल्कुल मिडिल का चुनाव, मध्य, बिल्कुल जैसे तराजू का जो पलड़ा रहता है ना, बीच में आके खड़ा हो गया जी, दोनों तरफ। और आप ये देखिए, यह वोट ऑफ परसेंटेज हुआ 71% जी। बाकी जनता जैसे एक बनिया जो तोल के सामान देता है जी जी, वैसे ही 35% वोट दोनों दलों को दिएगी, और 1% वोट जिसको ज्यादा मिल जाएगा चुनाव जीत जाएगा। इसलिए 71% मतदान हुआ। ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताई। बहरहाल, लेकिन ये देखिए आप, इन सारी परिस्थितियों के बीच एक और बात मैं कह रहा हूँ कि चुनाव किसी के पक्ष में भी जाए, लेकिन हारेंगे नरोत्तम मिश्रा।
बीजेपी जीतेगी तो भी वो हारेंगे और कांग्रेस जीतेगी तो भी वो हारेंगे। ये तो आपने बड़ी बात कह दी है जी। हाँ, असल में क्या है कि वहाँ बहुत सारी चीजें दतिया को लेकर बड़ी रुचिकर हुई हैं। जनता अपने तर्क देती है, नरोत्तम मिश्रा अपने लगे हुए हैं, और कांग्रेस जिसको एक समय एकजुट होना चाहिए था जी, उस कांग्रेस में इतने गुट बने हुए हैं जी जी कि जैसे तैसे क्रिटिकल पोजीशन में कांग्रेस वहां थी और अपने आप ऐसी वहां खबरें आ रही हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पता नहीं चुनाव जीतने के लिए लड़ती है कि हारने के लिए लड़ती है। जी, आपस में इतना ज्यादा भीतरघात क्यों होता है? ठीक है। सचिन जी क्या कहेंगे आप? यहाँ पर योगीराज जी कह रहे हैं चाहे बीजेपी हारे या जीते, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की हार तो पक्की है और ये नाराजगी कहीं आने वाले समय में किसी तरह का नुकसान जो है पार्टी को ना पहुंचाए। इसके साथ साथ दामोदर यादव जी ने भी अपने प्रचार के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। उन्होंने कहा कि पता नहीं है लोगों को, नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो अंदर खाने कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इन आरोपों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कांग्रेस जैसे स्थिति कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये किसी व्यक्ति के पीछे या व्यक्ति के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता नीचे तक कार्यकर्ता हमारे संगठनात्मक जो संरचना होती है, उसका प्रशिक्षण होता है कि वो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर अपने मामलों को संभाल सकता है। नरोत्तम मिश्रा जी आज पूरे चुनाव के अंदर आपके पास सारे मीडिया जगत में खूब उनका नाम रहा है। नरोत्तम जी एक समर्पित कार्यकर्ता है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार समझेंगे तो कार्यकर्ता के समर्पण भाव को समझ पाएंगे कि उसका जब वो हमारे यहाँ काम करता है, विचार पर काम करता है, आपने जो डैमेज कंट्रोल क्या आपको लगता है हुआ रिजल्ट में तब्दील होगा? देखिए ना, आप देखिए नरोत्तम जी ने पूरे समय पूरी विधानसभा के अंदर कहीं 1% भी कहीं डाउन उनके प्रचार प्रसार और उनके उसके अंदर कोई कहीं कमी नजर आई तो बताइए। कांग्रेस की जैसी स्थिति नहीं है ना कि देखिए अभी इनने हमारे यहाँ अभी राजेंद्र भारती जी इनको कल बाहर करना पड़ा इनको। बाकी कांग्रेस की जैसे सिर फुटबॉल जैसी स्थिति नहीं है। संगठन है, संगठन तंत्र के अंदर सबका मन अलग मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन मन सबका है कि उस मन के आधार पर और जो उसका विचार उसका आधार है, उसकी मूलभूत हमारी शक्ति है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए हमारा जो संगठन का जो मूल है वो किसी कार्यकर्ता को कभी ये विचार के प्रति द्रोह करने का विचार के प्रति द्रोह नहीं कर सकता। उस पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ काम करता, तब जाकर तो कोई नरोत्तम मिश्रा बनता है, कोई जाकर प्रधानमंत्री मोदी बनता है, कोई मोहन जी यादव बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है। ठीक है, उमेश जी आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार तो ये कह रहे थे कि भाई जिस वक्त कांग्रेस को सबसे ज्यादा एकजुट होकर काम करना चाहिए था, मजबूती से काम करना चाहिए था, एक बार फिर से अंदरूनी कलह जो है जगजाहिर हुआ और यही बड़ा कारण रहा है कई चुनावों में। अभी तक जो भी विश्लेषण हुआ है चुनावों का, उसमें यह बड़ा कारण रहा है कि कांग्रेस को हार मिलती है कई चुनावों में सिर्फ अंदरूनी कलह के चलते। यहां पर मजबूती दिखानी थी, यहां पर भी सबसे बड़ा चेहरा जो थे राजेंद्र भारती, जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की थी और कई हजार वोटों से नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने हराया था, मतलब जीत का अंतर भी काफी ज्यादा था, वही अब यहां पर देखिए भीतरघात के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए हैं। राम सिंह जी जो है वहां पर जब टिकट वितरण की बात हुई थी तो जो भी पार्टी ने सर्वे किए थे, सारे सर्वे में सबसे ऊपर नाम उन्हीं का आया था जी। और जब ये चर्चा हुई थी तो राजेंद्र भारती जी से भी इस विषय में चर्चा की गई थी और जब सर्वे की जानकारी राजेंद्र भारती जी को भी थी। हमने तो जीतने वाले टिकट प्रत्याशी को टिकट दिया था। रही बात ये भीतरघात और उसकी, देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर लड़ी है, बजाय सिर्फ इसके कि राजेंद्र भारती जी ने जो है उनका कुछ मन रहा कि उनके परिवार में टिकट जाए और जिस कारण से उनको टिकट नहीं दी गई पार्टी ने, उस निर्णय के प्रति उनके मन में कुछ दुख रहा होगा, उन्होंने भीतरघात किया तो पार्टी ने उनके साथ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी। और रही बात कांग्रेस हमेशा आपस में गुटबाजी करती है, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के इससे मध्य प्रदेश में 6 गुट चल रहे हैं जी। जो इंदौर के मंत्री जी हैं विजय वर्जी जी, उनका अलग गुट है, प्रहलाद पटेल जी, तो यहाँ पर भी अवधेश नायक जी ने भी तो आवाज उठाई थी सर। अवधेश नायक प्रचार किया पार्टी का, उन्होंने कोई आवाज नहीं खिलाफ पार्टी खिलाफ बात की। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कैबिनेट मीटिंग में उसके बाद वरिष्ठ नेता सबके सामने आके माफी भी मांगते हैं, तो देखिए अंदरूनी कलह तो जगजाहिर होती है ना। नहीं, अंदरूनी कलह इस समय बीजेपी में ज्यादा है जी, और राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी में ज्यादा है।
आप यदि राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो राष्ट्रीय स्तर बता दूं, प्रदेश स्तर में तो प्रदेश स्तर बता दूं, क्योंकि जिस प्रकार से अंदरूनी कलह अच्छा, भारतीय जनता आपको नहीं पार्टी में लगता कि है, 2.5 साल जनता ने आप पर विश्वास किया, अब 2.5 साल के बीच में ही यहाँ पर उपचुनाव हुए, अगर जिस चेहरे को लेकर जनता ने विश्वास किया वो चेहरा ही हटा दिया जाए? तो देखिए वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटा और उसको हटाने में नरोत्तम मिश्रा जी का पार्टी से भी तो सबसे सस्पेंड ज्यादा हुए ना, पीछे लगे आपको हुए क्या थे। लग रहा है, प्रत्याशी को देखते हुए या फिर पार्टी को देखते हुए ये चुनाव इस बार हुए हैं? नहीं, कांग्रेस का मतदाता तो पार्टी को देख के चुनाव करता हो। घनश्याम सिंह जी हमारे पुराने वरिष्ठ नेता जी। हैं और वो कई बार विधायक रह चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति और हमें पूरा विश्वास है कि वो ये चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, इसी सवाल के साथ योगी राज जी का भी रुख कर रहे थे। योगी राज जी, आपको क्या लग रहा है, इन उपचुनावों में पार्टी या फिर प्रत्याशी सबसे पहले जनता के लिए? जहां तक आप बात करें तो वहाँ प्रत्याशी गोल रहता है, तो वहाँ तो पार्टी चुनाव लड़ती, संगठन ही चुनाव लड़ता है जी। और जहां तक गुटबाजी की बात है, भले ही भाजपा में 6-6, 7-7, 12-12 गुट हो, लेकिन वो एंड टाइम पे एकजुट दिखाई देते हैं जी और उनका लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। जी। तो इसलिए वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चुट्टी का जोर लगा देते हैं। जी अब आप ये देखिए कि चुनाव वहां से लड़ रहे हैं आशुतोष तिवारी बहुत छोटे सामान्य से कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके पक्ष में मुख्यमंत्री मोहन यादव तक गए। उससे क्या मैसेज जाता है? उससे मैसेज जाता है कि सामान्य कार्यकर्ता से लेकर चीफ मिनिस्टर तक जी पार्टी कार्यकर्ता के पीछे खड़ा है, पार्टी प्रत्याशी के पीछे खड़ा है। अब कांग्रेस की यदि आप बात करें तो जैसे बार बार जब राजेंद्र भारती पर जब एक्शन हुआ कोर्ट का, जी तो कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से ये कहा गया है कि ये तो नरोत्तम मिश्रा के कहने पर ही चुनाव ये कोर्ट की कार्रवाई खोली गई है जी, और जी। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है बीजेपी का कि राजेंद्र भारती को दोषी कराया गया। तो कांग्रेस को ये बीजेपी के खिलाफ राजेंद्र को निशाना बनाया गया, तो भारती की बीजेपी के साथ खड़ा होना, राजेंद्र भारती होता हुआ टिकट काटा उनका, फिर टिकट काटा जो परिवारजनों को टिकट ठीक है, ठीक है। देखिए, तकनीकी खामियों के चलते बार बार आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सचिन जी का रुख कर लेते हैं। सचिन जी, सबसे ज्यादा ये जो एकदम दतिया उपचुनाव जो है नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, चाहे उनका भावुक होना हो, दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाकर उन्हें समझाना या फिर एकजुट होकर चुनाव लड़ना, उनके समर्थकों का सड़कों पर उतरना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट पर प्रभाव डालेगा आपके लिए भी? और यहाँ पर एएसपी भी अपनी जीत का दावा करे। एएसपी तो कह रही है कि दोनों पार्टियां लड़ती रह जाएंगी क्योंकि दोनों में ही अंतर कला है और हम जीत कर यहाँ पर उभर कर सामने आएंगे। दामोदर यादव को आप कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? दामोदर जी यादव तो ऐसी चुनौती वाला विषय नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जो चुनाव का जो होता है, ठीक है, कहने के लिए होते लोग जातिगत समीकरणों की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो चुनाव होते हैं पार्टी आधारित होते हैं, विचार के आधार पर होते हैं, विकास के आधार पर होते हैं, इसलिए उतना महत्व नहीं है। रही बात है कांग्रेस की, तो नरोत्तम मिश्रा जी की आप बात कह रहे थे, तो नरोत्तम मिश्रा जी, मैंने आपको पहले भी वही बात कही कि समर्पित कार्यकर्ता समर्पण के आधार पर ही, ये मैंने आपको कहा था कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता, तो मनभेद कहीं भी नहीं है। और योगराज जी तो ने आपको ये नहीं लगता कि कहीं उनके समर्थक कोई खेल ना बिगाड़ दे अंदर से? नहीं, ऐसा कार्यकर्ता, देखिए आप, कोई क्षणिक कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, किसी का प्रेम स्नेह कार्यकर्ताओं का होता ही है अपने नेता के प्रति, तो हो सकती कोई बात, लेकिन कार्यकर्ताओं का समर्पण में वहां आप दतिया के अंदर जाइए, आप जाके, योगराज जी ने भी कहा, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को समझते हैं, उसके कार्य करने की पद्धति, तो कार्यकर्ता आधारित का मतलब है कार्यकर्ता का एक एक नीचे तक, जो मतलब बूथ तक का जो कार्यकर्ता है, उसके विचार के प्रति इतनी बड़ी प्रतिबद्धता होती है कि उसका मन मत कुछ भी हो, लेकिन पार्टी ने अगर कहा है और पार्टी का विचार जहां जा रहा है उसके पीछे पूरा कार्यकर्ता चल पड़ता है। तो इसलिए ये पार्टी के अंदर जो जितने भी कार्यकर्ताओं को जो विकास होता है, उनका जो प्रशिक्षण होता है, वो उनको इस स्थिति में लागेगा। मैंने पहले ही कहा कि कोई नरोत्तम मिश्रा बनता है, कोई देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो ये जो विचार के प्रति समर्पण है, वो समर्पण कहीं दतिया में भी कहीं कहीं दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस जैसी स्थिति अच्छा, नहीं, एक आरोप जो कांग्रेस जो है, इन जैसे ही आपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे आशुतोष तिवारी, जो शुरू से ही कांग्रेस आरोप लगाती रही कि ये तो स्थानीय भी नहीं है, हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं। जीतू पटवारी ने तो नारे तक लगवा दिए थे जब प्रचार के दौरान आमने सामने आए थे दोनों। तो आप ये आपकी कमजोर कड़ी, आप इसे मानते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। घनश्याम जी भी सेवड़ा चले गए थे, उनकी भी ये कोई पारंपरिक सीट नहीं, वे भी चुनाव यहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए घनश्याम जी भी यहाँ से जो है वो सेवड़ा से जाके चुनाव लड़ रहा है। तो ये बात कहना कि स्थानीय और वो नहीं, और आशुतोष जी जो है वह जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तो ये कहना कि स्थानीय और बाहरी यानी ये है, ये बड़े हम तो सामान्य कार्यकर्ता जो होते हैं, जो समाज के बीच में था, जनता के बीच से निकल के जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति, कोई राजा महाराजा नहीं कि इसका कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता। जब योगराज जी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी उसके लिए खड़े हो गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि एक आम कार्यकर्ता जो पार्टी समर्पण लगा, वो शरणमोदी रहे, पूर्णकालीन रहे। उमेश जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं कुछ? उस समर्पण के आधार पर ही आशुतोष जी को लेकर आशुतोष जी चुनाव लड़ा, उसके लिए पूरी पार्टी उनके लिए खड़ी। इसलिए कहना कि सवाल खड़ा किया था स्थानीय मुद्दे का, की बातें हैं सारी। ठीक है, आपने जो सवाल खड़ा किया था उसके जवाब में सचिन जी ने कहा कि घनश्याम सिंह जी भी तो सेवड़ा पहुंचे थे। पार्टी के हमारे बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं जी, उन्होंने एक अनुशासित सिपाही के नाते जब पार्टी ने कहा भाई सेवड़ा में यदि आप लड़ेंगे तो स्थिति मजबूत रहेगी, तो वहां जाके लड़े। लेकिन अभी तो चर्चा वर्तमान चुनाव की हो रही है, वर्तमान चुनाव दतिया का है, वो दतिया के स्थानीय निवासी हैं। वर्तमान संदर्भ में घनश्याम सिंह जी स्थानीय निवासी हैं और आशुतोष तिवारी बाहरी निवासी हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि तो भारतीय जनता पार्टी में राजा जीत वहां पे दर्ज कराई थी ना, अगर यहाँ पर ऐसा कोई हो गया तो आप बाहरी बारी बोलते रह गए और जीत। अब देखिए ये तो जनता के हाथ में लोकतंत्र है, मैं इस पे कुछ बोलूंगा नहीं, जो परिणाम होगा उसको हम सिरोधार्य करेंगे और हमें अभी विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है वहां पे। ठीक है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने एक आरोप लगाया था कि कांग्रेस में राजा रजवाड़े, अरे भाई सारे रजवाड़े तो भारतीय जनता पार्टी में है। इंदिरा गांधी के समय पीवी फर्ज का मुकदमा था, रजवाड़ों को खत्म इंदिरा गांधी ने किया था। तो कांग्रेस तो सरबराह वर्ग, सामान्य वर्ग की पार्टी है, राजे रजवाड़े इनके साथ हमेशा रहे। अब मैं नाम गिनाना अच्छा नहीं समझता हूँ, सारे रजवाड़े इनके साथ हैं, आप गिन लीजिए। एक दिग्विजय सिंह तो रजवाड़े वाले आरोपों को भी आप सीधे तौर पर रद्द कर देते हैं इन चुनावों में। ठीक है, समय की कमी है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय